नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि हमारे पूरे संविधान का जो सार है, उसकी जो आत्मा है, वो सिर्फ एक पन्ने में छिपी है? जी हाँ, और उसे हम कहते हैं प्रस्तावना या प्रियम्बल। आज हम इसी प्रस्तावना की एक-एक परत को खोलेंगे और समझेंगे कि यह शब्द भारत की कहानी कैसे कहते हैं। और हाँ, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे सफर में हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना के शब्दों को पढ़ेंगे और उनका मतलब जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये विचार आया कहाँ से, इसका इतिहास क्या है। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के उन बड़े फैसलों को देखेंगे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। उस अकेले संशोधन को समझेंगे जिसने इसमें नए शब्द जोड़े और आखिर में इसके असली महत्व को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। प्रस्तावना, जिसे प्रियम्बल भी कहते हैं, असल में हमारे पूरे संविधान का एक इंट्रोडक्शन है, एक भूमिका। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी किताब का पहला पन्ना, जो पूरी किताब की कहानी पहले ही बता देता है। ये उन ऊंचे आदर्शों को बताती है जिन पर हमारे देश की पूरी नींव रखी गई है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। हम भारत के लोग। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है, एक क्रांति है। ये वाक्य साफ कहता है कि इस संविधान की असली ताकत कोई राजा, कोई संसद या कोई बाहरी देश नहीं है, बल्कि भारत की अपनी जनता है। सारी की सारी शक्ति यहीं से निकलती है। अच्छा, तो ये हिस्सा भारत के कैरेक्टर को बताता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद है। कोई हमें बाहर से नहीं बताएगा कि क्या करना है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द बाद में जोड़े गए, इनकी कहानी हम आगे देखेंगे। लोकतंत्रात्मक यानी जनता का राज, और गणराज्य का मतलब है कि हमारे देश का जो मुखिया होगा यानी राष्ट्रपति, वो चुनाव से आएगा, किसी शाही खानदान से नहीं। अब बात करते हैं उन वादों की जो संविधान हम सबसे, हर नागरिक से करता है। ये हमें 3 तरह का न्याय देने का वचन देता है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये हमें सोचने, बोलने, किसी भी धर्म को मानने और पूजा करने की पूरी आज़ादी देता है। ये सभी को बराबर इज्जत और बराबर मौके देने की गारंटी देता है। और सबसे ज़रूरी बात, हम सब में भाईचारा बढ़ाने की, ताकि देश एक रहे और हर किसी का सम्मान हो। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये शानदार दस्तावेज आखिर बना कैसे? इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए अब इसके ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये विचार आया कहाँ से। ये जानना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, प्रियम्बल रखने का जो आइडिया है वो हमने लिया अमेरिका से, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले उन्होंने ही अपने संविधान में प्रस्तावना रखी थी। लेकिन इसकी जो भाषा है, इसका जो स्टाइल है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरणा लेकर बनाई है। तो कह सकते हैं कि ये विचारों का एक बेहतरीन संगम है। प्रस्तावना की कहानी शुरू होती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से। 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने संविधान सभा के सामने एक सपना रखा कि आजाद भारत कैसा होगा। यही सपना, यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारी प्रस्तावना का आधार बना। कुछ ही हफ्तों बाद 22 जनवरी 1947 को इसे सबने मान लिया, और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 26 नवंबर 1949, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और हमने इसे खुद को सौंप दिया। अब आते हैं एक बहुत बड़े कानूनी सवाल पर। क्या प्रियम्बल हमारे संविधान का हिस्सा है भी या नहीं? और क्या सरकार जब चाहे इसमें बदलाव कर सकती है? इन सवालों के जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के 2 बहुत ही मशहूर केसेस से मिलते हैं। शुरू में 1960 के बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। पर फिर आया 1973 का वो ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस। अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी 13 जजों की, और उन्होंने पुराने फैसले को पूरी तरह पलट दिया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक बहुत जरूरी, एक अभिन्न अंग है और इसमें बदलाव किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त के साथ। और वो शर्त थी मूल ढांचे का सिद्धांत। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती, उसकी बुनियादी पहचान को नहीं मिटा सकती। जैसे कि आप लोकतंत्र को हटाकर तानाशाही नहीं ला सकते या लोगों के मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। तो जैसे ही केशवानंद भारती केस का फैसला आया, प्रस्तावना में संशोधन का मतलब बदलाव का रास्ता खुल गया। और आपको पता है, ऐसा आज तक सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए।
कुल कितने शब्द जोड़े गए? सिर्फ 3। जी हाँ, सिर्फ 3 शब्द। लेकिन ये 3 शब्द अपने आप में एक पूरी कहानी कहते हैं और भारतीय राजनीति के एक बहुत ही अहम दौर में इन्हें जोड़ा गया था। ये 3 शब्द थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी का मकसद था आर्थिक बराबरी लाना। पंथनिरपेक्ष ने ये साफ कर दिया कि देश का अपना कोई मजहब नहीं होगा, सरकार की नज़र में सब धर्म बराबर होंगे। और तीसरा शब्द, अखंडता, जो देश की एकता और इंटेग्रिटी को मजबूत करने के लिए जोड़ा गया था। तो इन सब बातों के बाद आखिर प्रस्तावना इतनी ज़रूरी क्यों है? ये सिर्फ कुछ सुंदर शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान की आत्मा है, उसकी पहचान है। ये वो दिशा है जो हमें बताती है कि एक देश के तौर पर हमें किस रास्ते पर चलना है। ये स्लाइड एक तरह से पूरी प्रस्तावना का क्विक रिवीजन है। यह हमें 4 सबसे ज़रूरी बातें बताती है। पहली, पावर किसके हाथ में है? जवाब है, हम भारत के लोग। दूसरी, हमारी सरकार कैसी होगी? एक लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरी, हमारे संविधान का मकसद क्या है? सबके लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता। और चौथी, इसे अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को। एक बहुत बड़े कानून के जानकार थे N.A. पालकीवाला। उन्होंने क्या खूब कहा। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड कहा। बिल्कुल सही। जैसे आई कार्ड से किसी इंसान की पहचान होती है, ठीक वैसे ही प्रस्तावना से हमारे संविधान की पूरी पहचान होती है। इसी तरह संविधान सभा के सदस्य K.M. मुंशी ने इसे हमारी राजनीतिक जन्म कुंडली कहा। मतलब जैसे एक जन्म कुंडली किसी के भविष्य का खाका बताती है, वैसे ही प्रस्तावना हमारे देश के भविष्य का विजन बताती है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने है, क्या प्रस्तावना सिर्फ एक औपचारिक इंट्रोडक्शन है या फिर सच में हमारे संविधान की आत्मा है जो हमें रास्ता दिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा याद दिलाता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हम क्या बनना चाहते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।